हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा 31वां नंबर का वीडियो लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 225 से स्टार्ट करेंगे, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा। और आज के इस वीडियो में हम हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम हाई कोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 225। तो अनुच्छेद 225 है, इसके तहत हाई कोर्ट में किनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस अनुच्छेद के तहत जो भी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनको नियुक्त किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। यदि हाई कोर्ट में किसी फैसले की सुनवाई करना है और न्यायाधीशों की यदि कमी हो रही होती है, तो उस समय जो भी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 225 के तहत ऐसा किया जा सकता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यकता है, उस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इनकी नियुक्ति करता है। कि लेकिन ऐसा करने से पहले किनकी परमिशन लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति का परमिशन के बाद ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल इसमें याद रखना है, अनुच्छेद 225 के तहत जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। सेवानिवृत्त का मतलब जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद ग्रहण कर चुके हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे न्यायाधीशों को भी अनुच्छेद 225 के तहत बुलाया जा सकता है और विशेष काम करवाया जा सकता है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 225 के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 226 की ओर। अनुच्छेद 226 का जो संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करें कि क्या क्या चीज आपको अनुच्छेद 226 के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहला यदि हम पॉइंट देखें तो यहाँ लिखा है, उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्रदान है। तो ये जो शब्द आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? नागरिकों के लिए, या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, या किसी अन्य उद्देश्य के आधार पर हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। इसे जैसे हम ध्यान से समझते हैं कि रीट क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो में अनुच्छेद 32 आप देखे होंगे, अनुच्छेद 32 के तहत आपका ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी कर सकता है, जो मुख्य रूप से 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अनुच्छेद 32 के बारे में संपूर्ण चर्चा कर देख सकते हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 226 के लिए, कि अनुच्छेद 226 के तहत कौन रीट जारी कर सकता है। तो अपने राज्यों में हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की तो रक्षा करेगा, लेकिन अन्य और कुछ भी मामले हैं तो उसके संबंध में भी रीट जारी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि रीट के संबंध में ज़्यादा जो शक्ति या पावर किसके हाथ में होता है? तो हाई कोर्ट के हाथों में है, या हाई कोर्ट के पास होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट इन 5 प्रकार के रीट के अलावा और अन्य किसी भी प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो रीट के संबंध में ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास होता है। क्लियर है सभी का? तो ये अनुच्छेद 226 जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 226 के तहत कौन रीट जारी करता है
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो आपको बताना है आप उच्च न्यायालय। क्लियर है सभी का। और मौलिक अधिकार के अलावा और कोई भी अन्य मामले आते हैं तो उस पर भी रीट जारी किया जाता है, और रीट जारी करके जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होगा उसके खिलाफ रीट जारी करते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है, और नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन को भी रोका जाता है रीट जारी करके। क्लियर है सबका। चलो अनुच्छेद 226 में हम कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है, कि अन्य और जो भी कानूनी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो उस संबंध में भी जो उच्च न्यायालय होते हैं वो इस अनुच्छेद के तहत क्या जारी करते हैं, रीट जारी करते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकार जो है हमारे पास उनकी तो रक्षा करेगा, लेकिन अन्य जो भी कानून है जो नागरिकों को प्राप्त होना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उस संबंध में भी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। आगे हम बात करें तो यहाँ लिखा है, इस प्रकार हम बता सकते हैं रीट को लेके उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफ़ी व्यापक होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उच्च न्यायालय को रीट के संबंध में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा कम शक्ति प्राप्त है इसमें। क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ लिखा है, जहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यही चीज हम ऊपर देख चुके हैं, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव रूप से देखे हैं। क्लियर है सबका। तो अनुच्छेद 226 सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए रीट जारी करने का अधिकार किसके हाथ में होता है इस अनुच्छेद के तहत, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के पास होता है। और अनुच्छेद 32 सुनते ही आपको ध्यान में रखना है कि रीट जारी करने का अधिकार किसके हाथ में होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, लेकिन ये केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी करेगा, और अन्य कोई भी मामला है मौलिक अधिकार के अलावा तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 226 के तहत ऐसा किया जाता है। क्लियर है सभी का। चलो अनुच्छेद 226 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 227 की ओर। अनुच्छेद 227 का हम बात करें तो यह जो विषय है जो अधीक्षण की शक्ति को बताता है कि उच्च न्यायालय के पास अधीक्षण के संबंध में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है और कौन कौन हाई कोर्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो हाई कोर्ट को मुख्य रूप से हम देखते हैं, अगर किसी राज्य में जो भी जिला न्यायालय होते हैं या तहसील न्यायालय होते हैं, ये सब न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं, तो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। इसे ही बोलते हैं अधीक्षण की शक्ति, कि सब राज्य के अंतर्गत जितने भी न्यायालय होते हैं वो सबको कौन संभालता है, कौन अधीक्षण करता है, तो मुख्य रूप से हम बताएंगे उच्च न्यायालय ही उन सभी छोटे छोटे न्यायालयों का अधीक्षण करते हैं। क्लियर सभी का। आगे हम बात करें, साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। तो ये भी आपको देखना है, जैसे संसद कुछ कानून पारित किया या राज्य का विधानमंडल कोई कानून पारित करता है लेकिन वो संविधान के प्रावधानों के क्या है, विरुद्ध है, तो उसको वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है और उस कानून को रद्द कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 227 के तहत ऐसा किया जाता है। क्लियर है सभी का। तो अधीक्षण की शक्ति में हम 2 पॉइंट याद रखेंगे कि हाई कोर्ट के अंतर्गत राज्य के सभी न्यायालय आते हैं और उन सभी न्यायालयों का अधीक्षण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ पर कि संसद के द्वारा कुछ कानून बनाया गया हो या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो और वो असंवैधानिक है, या असंवैधानिक कौन घोषित कर सकता है, तो उच्च न्यायालय घोषित कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत,
तो अनुच्छेद 227 के तहत ऐसा किया जाता है। क्लियर है सभी का? अनुच्छेद 227। चलो आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 228 की ओर, कि अनुच्छेद 228 के तहत क्या क्या किया जाता है और कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो 228 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसके तहत उच्च न्यायालय को अंतरण संबंधी कुछ शक्ति प्राप्त है। यह क्या होता है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न अंतर्वलित है, जिसका मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक है, तो उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 228 के बारे में सिर्फ ये याद रखना है कि राज्य के अंतर्गत कोई भी उनका अधीनस्थ जो न्यायालय है, अगर उनके पास कोई केस पेंडिंग है तो उस पेंडिंग केस को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार उनको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 228 के तहत ऐसा किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय को अंतरण की शक्ति प्राप्त है। तो अधीनस्थ न्यायालय में जितने भी मामले हैं जो लंबित है, उसे अपने पास कौन मंगा सकता है? तो उच्च न्यायालय मंगवा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 228 के तहत ऐसा किया जाता है। क्लियर है सभी का? चलो अनुच्छेद 228 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 229 की ओर। इसमें देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। तो अनुच्छेद 229 के तहत हम देखें तो उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उच्च न्यायालय में होने वाले व्यय के संबंध में जो जानकारी दी गई है अनुच्छेद 229 में, कि उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो भी अधिकारीगण होंगे, जो भी कर्मचारी या सेवक होंगे, या किसी भी प्रकार का व्यय संबंधी जो मामला होगा, उसके संबंध में हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है, वह हम अनुच्छेद 229 में देखेंगे। क्लियर सभी का? चलो तो अनुच्छेद 229 में लिखा है कि किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। जैसे कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे या कोई भी कर्मचारी होंगे, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा बता दीजिए? तो जो भी उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, या उस न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश या अधिकारी करेगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये लाइन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन से न्यायालय का? तो जिस उच्च न्यायालय के अधिकारी होंगे या सेवक होंगे, उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इन सभी की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में यह लिखा है? तो अनुच्छेद 229 के तहत यह कार्य किया जाता है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 229 में ये लिखा है कि जितने प्रकार का जो प्रशासनिक व्यय है, प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत जैसे कि सभी के वेतन, मतलब हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी अधिकारी हैं, सेवक है, उन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन, जिसको हम बोलते हैं प्रशासनिक व्यय, वो राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। देखो, लेकिन हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन उन्हें वेतन कहाँ से मिलेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है, जिसको हम संचित निधि बोलते हैं, राज्य सरकार का, वहां से सभी को क्या दिया जाएगा? वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं। और न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन राशियां उस निधि का भाग नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर उच्च न्यायालय जो है किसी प्रकार का फीस लेता है तो ये फीस इस संचित निधि में शामिल नहीं होता है, राज्य की संचित निधि में। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 229 में कहा गया है। क्लियर सभी का? तो अनुच्छेद 229 के तहत आपको क्या क्या याद रखना है? तो हाई कोर्ट में अधिकारी व सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा चीज आपको याद रखना है, जितने भी प्रशासनिक व्यय होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की संचित निधि से ली जाती है। लेकिन इस संचित निधि में कौन सा पैसा शामिल नहीं होता है?
तो न्यायालय द्वारा जितनी भी फीसेस ली जाती है वो सब राज्य की संचित निधि में नहीं आता है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो 229 में यह प्रावधान किया गया है। क्लियर सभी का? चलो, अनुच्छेद 229 के बाद हम आगे आते हैं अनुच्छेद 230 की ओर। अनुच्छेद 230 जो है, इसमें क्या बताया गया, ध्यान से देखते हैं। तो इसमें लिखा है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। ठीक है, उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है वो केंद्र शासित प्रदेशों में भी उनका विस्तार होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो 230 के तहत। जैसे कि कोई राज्य का उच्च न्यायालय है और उसी के आसपास यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 230 के तहत। तो वही लाइन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकार का विस्तार कर सकती है या अधिकार का त्याग कर सकता है। क्लियर सभी का? तो जैसे मान लो कि कोई हाई कोर्ट है, अब इस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है या अधिकार क्षेत्र को कम करना है, यह किस पर निर्भर होता है? तो संसद पर निर्भर होता है। तो संसद किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है और उनको खत्म भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 230 के तहत क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकते हैं हाई कोर्ट के, और कम भी अनुच्छेद 230 के तहत कर सकते हैं। क्लियर सभी का? और ऐसा कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो, अनुच्छेद 230 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 231 की ओर। कि अनुच्छेद 231 के तहत निम्नलिखित में से क्या क्या प्रावधान होंगे उससे आपको देखना है। तो अनुच्छेद 231 में अनुच्छेद 231 में हम देखते हैं तो यहाँ देखो क्या लिखा है। इसमें प्रावधान है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार। ये भी अनुच्छेद हमारा सेम आपको याद रखना है, अनुच्छेद 230 और 231, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पास कि अनुच्छेद 231 के तहत जो मुख्य रूप से हम बात करें तो संसद जो है विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 231 में लिखा है। अनुच्छेद 230 में क्या लिखा था? तो हम अनुच्छेद 230 को देखें ध्यान से, तो इसमें बताया गया था कि संसद जो होता है किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 231, तो ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत हम क्षेत्राधिकार का बात करें, जैसे कि ये कोई एक राज्य है, ये कोई दूसरा राज्य है, तो ये दोनों राज्य के क्षेत्राधिकार को दे सकते हैं, या कोई केंद्र शासित प्रदेश आता है तो इसको भी हम सौंप सकते हैं। ठीक है, तो एक ही हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक राज्य के अलावा कोई केंद्र शासित प्रदेश भी उसे सौंप सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है? तो अनुच्छेद 231 के तहत ऐसा किया जाता है। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के अंतर्गत कुल कितने हाई कोर्ट हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान में भारत के अंतर्गत कुल 25 हाई कोर्ट हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है उस 25 हाई कोर्ट के नाम, स्थापना और क्षेत्राधिकार को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो अनुच्छेद 231 के तहत ये जो प्रावधान किया गया है, इस आधार पर वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है बता दीजिए भारत के अंदर। तो कुल 25 हाई कोर्ट है। अब ये 25 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इमेज में दिख रहा है वह हमारा बम्बई हाई कोर्ट है। ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट का हम बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1862 में। इसका जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो महाराष्ट्र पूरा राज्य आ जाता है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली और दमन दीव बम्बई हाई कोर्ट के अंदर आता है। और साथ ही साथ जो गोवा राज्य है ये भी बम्बई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। तो बम्बई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र है बता दो? तो महाराष्ट्र,
दादर एवं नागर हवेली और गोवा, ये सभी उनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। और इनका जो मुख्य, जो आपको जो चित्र दिख रहा है, ये मुख्य पीठ है जो मुंबई में आपको देखने मिलेगा। और इनका एक खंडपीठ भी है, जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट में यदि कोई नहीं आ सकता है तो इनके खंडपीठ में उन केसों की सुनवाई कराया जा सकता है। तो मुंबई हाई कोर्ट का खंडपीठ आपका पणजी में देखने मिलेगा, जो मुख्य रूप से गोवा की राजधानी है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद का जो क्षेत्र है वहां देखने मिलेगा, और नागपुर जो क्षेत्र है वहां इनका खंडपीठ स्थापित है। तो बम्बई हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो पणजी, औरंगाबाद और नागपुर। मुख्य पीठ कहाँ है? तो मुंबई में। अधिकार क्षेत्र का बात करें तो महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1862 है इसकी स्थापना, 1862 में किया गया था। क्लियर है सभी का? चलो, बम्बई हाई कोर्ट के बाद हम आगे देखते हैं दूसरा, इसे बोलते हैं कोलकाता हाई कोर्ट, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये है कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में हम बात करें तो इसकी भी स्थापना 1862 में किया गया था, 1862 में। इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है पश्चिम बंगाल राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कोलकाता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। इसका मुख्य पीठ का बात करें, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये मुख्य पीठ है, मुख्य भवन है जो कोलकाता में है आपका। और इसका एक खंडपीठ है जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वहाँ इसका खंडपीठ है। तो अंडमान निकोबार वाले जो अपनी केस की जो सुनवाई कहाँ करवाते हैं? पोर्ट ब्लेयर के खंडपीठ में। और पश्चिम बंगाल वाले का पूरा केस कहाँ चलता है? वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत जो मुख्य पीठ होता है वहाँ चलता है। क्लियर सबका? चलो, कोलकाता हाई कोर्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो आपको चित्र दिख रहा है ये है आपका मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा बता दो? मद्रास हाई कोर्ट है ये। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 में किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है, और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन है बता दो? तमिलनाडु और पांडिचेरी। क्लियर सबका? चलो, इसका जो मुख्य पीठ कहाँ है बता दो? तो चेन्नई में है। और इसका खंडपीठ कहाँ है? तो मदुरै में है। तो ये चीज आपको याद रखना है मद्रास हाई कोर्ट के बारे में, कि क्या क्या प्रावधान याद रखना है। ठीक है, चलो, चौथे नंबर का जो हमारा हाई कोर्ट है, जो आपको चित्र में दिख रहा है, यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है बता दीजिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1866 में। इसके क्षेत्राधिकार में आता है आपका उत्तर प्रदेश का पूरा राज्य क्षेत्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ हम बात करें, जो मुख्य भवन आपको दिख रहा है ये आपको इलाहाबाद में देखने मिलेगा, और इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में आपको देखने मिलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। क्लियर सबका? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुआ था। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आएगा। मुख्य पीठ या भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में। और खंडपीठ कहाँ है बता दीजिए? तो ये लखनऊ में स्थित है। क्लियर सबका? चलो, पांचवा नंबर का हम हाई कोर्ट का बात करें तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये आपका कर्नाटक हाई कोर्ट का चित्र है। कर्नाटक हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना किया गया था 1884 में किया गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं इनका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य शामिल है। इनका मुख्य पीठ का हम बात करें तो वो बेंगलोर में स्थित है, जो आपको नक्श चित्र में दिख रहा होगा। और इनका जो खंडपीठ है वो आपका एक धारवाड़ का क्षेत्र है, और दूसरा जो गुलबर्गा का क्षेत्र है वहां आपको खंडपीठ देखने मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट के बारे में। भारत के अंतर्गत कुल कितने हाई कोर्ट है बोलेंगे तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम 5 हाई कोर्ट तक का अध्ययन करते हैं। कल के वीडियो में हम 6वें हाई कोर्ट से आगे बढ़ेंगे और पूरे 25 हाई कोर्ट की पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो की मदद से देखने मिलेगा। क्लियर है सभी को? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुख्य रूप से जितने भी संविधान संबंधी वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल में देखने मिल सकता है।
तो आपको यदि पूरा वीडियो देखना है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनाया गया है संविधान का, उसमें नंबर 1 से लेकर अभी नंबर 30 तक के पूरे वीडियो क्रम से जमे हुए हैं। आप उसको जरूर देखें और अच्छे से संविधान के अध्ययन को करें और अपना नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।